डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के आज के टॉपिक्स में मैं आपको वेलकम कहता हूं। इससे पहले हम फॉर्मल मेथड्स के इंट्रोडक्शन पर अपनी डिस्कशन मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम मैथमेटिकल मॉडल्स को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये वो मॉडल्स हैं जो कि किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी या उसके बिहेवियर को मॉडल करने के लिए मैथमेटिक्स को यूज कर रहे हों। तो उसमें जो मॉडल हम आज डिस्कस करेंगे उसको हम कहते हैं पेट्री नेट्स। आप में से अक्सर लोगों ने इसका नाम पहले सुना होगा। पेट्री नेट्स जो है, ये जो आइडिया था ये सबसे पहले कार्ल एडम पेट्री ने 1962 में इंट्रोड्यूस करवाया था और उसी वजह से इसको, उसके नाम की वजह से इसको पेट्री नेट्स कहते हैं। ये बेसिकली इनका पीएचडी का थीसिस था। पेट्री नेट्स आपको डायग्रामेटिक टूल प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी सिस्टम के अंदर उसकी कंकरेंसी और उसकी सिंक्रोनाइजेशन जो है उसको मॉडल कर सकते हैं। अब पेट्री नेट्स की खास बात यह है कि न सिर्फ ये एक डायग्रामेटिक टूल है, बल्कि ये आपको एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन भी प्रोवाइड करते हैं। यानी आप न सिर्फ ये कि डायग्रामेटिकली किसी सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं, बल्कि उसके पीछे एक कंप्लीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर भी मौजूद है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि पेट्री नेट्स क्या होते हैं और इनकी मदद से मॉडलिंग कैसे की जा सकती है। तो किसी भी पेट्री नेट के अंदर बेसिकली दो तरह के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो पहले हमारे पास कंपोनेंट आता है पेट्री नेट के अंदर, उसको हम कहते हैं प्लेस। प्लेस क्या होती है? प्लेस किसी भी सिस्टम के अंदर किसी कंडीशन या किसी स्टेट को शो कर रही होती है। और स्टेट, ये कंडीशन या किसी स्टेट को शो करती है। और इसके लिए पेट्री नेट में हमारे पास जो सिंबल है वो कौन सा है? सर्कल का सिंबल। फिर हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होती है? ट्रांजिशन किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी इवेंट को मॉडल करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसके लिए हमारे पास मल्टीपल नोटेशन है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नोटेशन यूज करते हैं। एक इसके लिए स्क्वायर भी यूज होता है, फिर एक वर्टिकल बार भी यूज होती है, फिर एक वर्टिकल रेक्टेंगल भी यूज की जाती है जो कोई फील्ड होती है। तो आप इसके लिए कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। अब मेनली हमारे पास यही दो कंपोनेंट्स है किसी भी पेट्री नेट के अंदर, लेकिन फिर इसमें हमारे पास एक तीसरी चीज भी आती है जिसको हम कहते हैं आर्क। आर्क क्या होती है? ये हमारे पास डायरेक्टेड, आप कह लें कि एरोज होते हैं या डायरेक्टेड लिंक्स होते हैं फ्रॉम अ प्लेस टू अ ट्रांजिशन और अ ट्रांजिशन टू अ प्लेस। यानी किसी भी प्लेस से किसी भी ट्रांजिशन की तरफ, या वाइस वर्सा, किसी भी ट्रांजिशन से किसी भी प्लेस की तरफ। ठीक है जी। फिर इसमें हमारे पास एक चीज और आती है, उसको हम कहते हैं टोकन। टोकन जो होते हैं ये किसी भी सिस्टम की, आप कह लें कि स्टेट को शो कर रहे होते हैं एट टाइम टी। एट टाइम टी। और टोकन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ये आपके पास एक ऐसे फील्ड छोटा सा डॉट होता है, ये फील्ड सर्कल होता है। तो मेनली हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लेसेस और ट्रांजिशंस। फिर इन दोनों को लिंक करने के लिए हम आर्क्स यूज करते हैं। फिर हमारे पास टोकन्स आ जाते हैं जो कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को शो कर रहे होते हैं एट टाइम टी, या दूसरे लफ्जों में डायनामिक स्टेट को ये शो कर रहे होते हैं। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल शो करता हूँ। ये हमारे पास एक पेट्री नेट मॉडल है जिसमें हमारे पास एक प्लेस है, फिर इसके अंदर एक ट्रांजिशन है और एक दूसरी प्लेस है हमारे पास। इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास P1 है, और ये जो ट्रांजिशन है इसको हम कह देते हैं T1, और इस प्लेस को P2 कह देते हैं। अब T1 के हिसाब से जो P1 है ये इसकी इनपुट प्लेस है, ठीक है, और P2 जो है ये इसकी आउटपुट प्लेस हो गई। अब किसी भी ट्रांजिशन की एक से ज्यादा इनपुट प्लेसेस हो सकती हैं। जैसे ये हमारे पास एक मॉडल है, और इसी तरह उसकी मल्टीपल आउटपुट प्लेसेस हो सकती हैं। ये हमारे पास P1 आ गया, P2, P3 और P4, और ये हमारे पास T1 है। अब जो ये T1 है इसकी दो इनपुट प्लेसेस हैं, P1 और P2, दो आउटपुट प्लेसेस हैं, P3 और P4।
अब किसी भी ट्रांजिशन के फायर होने के लिए जरूरी है कि उसकी जितनी भी इनपुट प्लेसेस हैं, सबके अंदर मिनिमम एक टोकन लाजमी मौजूद हो। अब जैसा कि यहाँ पे P1 के अंदर भी हमारे पास एक टोकन मौजूद है और P2 के अंदर भी एक टोकन मौजूद है। अब किसी भी प्लेस के अंदर जब हम कोई टोकन रख देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ कोई कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है, या सिस्टम जो है वो अब इस स्टेट के अंदर आ चुका हुआ है। तो ट्रांजिशन के फायर होने के लिए जरूरी है कि उसकी जितनी भी इनपुट प्लेसेस हैं तमाम के अंदर मिनिमम एक टोकन लाजमी मौजूद हो। तो अब हम दोबारा इस अपनी पहले वाली एग्जांपल पे वापस आते हैं। अब T1 के फायर होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक टोकन मौजूद हो। अब जब ये टोकन हमारे पास मौजूद है तो T1 फायर होगी। अब जब T1 फायर होगी तो हमारा सिस्टम जो है वो एक नई स्टेट में चला जाएगा। और वो जो नई स्टेट होगी उसमें क्या होगा कि ये टोकन जो है ये हमारे पास P2 के अंदर आ जाएगा। पहले ये हमारे पास P1 के अंदर था। अब ये जो स्टेट है हमारे पास सिस्टम की, ये बिफोर फायरिंग ऑफ ट्रांजिशन T1 है। और जब T1 फायर हो जाएगी उसके बाद जो स्टेट होगी हमारे पास वो ये स्टेट होगी। तो जब भी कोई ट्रांजिशन फायर होती है तो हम क्या करते हैं कि उसकी जो इनपुट प्लेसेस हैं उनके अंदर एक एक टोकन को हम रिमूव करते हैं और वो टोकन उसकी जो आउटपुट प्लेसेस हैं उनके अंदर प्लेस कर दिया जाता है, उसके अंदर रख दिया जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें इस एग्जांपल की, तो जब T1 फायर होगा तो इसके P1 के अंदर से भी एक टोकन रिमूव हो जाएगा, P2 के अंदर से भी रिमूव हो जाएगा और ये टोकन जो है P3 के अंदर चला जाएगा और एक टोकन P4 के अंदर चला जाएगा। तो ट्रांजिशन जब फायर होती है तो उसके इनपुट प्लेसेस जो जितनी भी इनपुट प्लेसेस होती हैं सबके अंदर से मिनिमम एक एक टोकन जो है वो हम रिमूव करते हैं और उस ट्रांजिशन की तमाम आउटपुट प्लेसेस जो होती हैं उनके अंदर एक एक टोकन रखवा दिया जाता है। और ये मैंने आपको पहले बताया है कि ट्रांजिशन के फायर होने के लिए जरूरी है कि उसकी जितनी भी इनपुट प्लेसेस हैं तमाम के अंदर मिनिमम एक एक टोकन मौजूद होना चाहिए। मसलन अगर यहाँ पे हमारे पास P1 के अंदर टोकन है और P2 में नहीं है तो ये T1 जो है ये फायर नहीं होगी। अब हम मुख्तलिफ सैंपल बिहेवियर्स देखते हैं कि उनको हम पैट्री नेट्स की मदद से कैसे मॉडल कर सकते हैं। तो पहले जो हमारे पास बिहेवियर है वो है सिक्वेंशियल बिहेवियर। अब सिक्वेंशियल बिहेवियर में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो टास्क परफॉर्म होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं। टास्क T1 परफॉर्म हुआ, फिर उसके बाद T2 परफॉर्म हुआ, फिर टास्क T3 एंड सो ऑन। तो सिक्वेंशियल बिहेवियर कैसे मॉडल किया जाता है? कुछ यूं, ये हमारे पास एक प्लेस P1 हो गई, एक ट्रांजिशन T1 आ गई, फिर प्लेस P2 और ट्रांजिशन T2 और प्लेस P3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास P1 है, T1, P2, T2 और प्लेस P3। अब होगा क्या, जैसे ही हमारे पास प्लेस P1 में एक टोकन आया तो T1 फायर हो गई, ये टोकन यहां से अरेज हो गया और ये P2 के अंदर चला गया। अब जैसे ही P2 के अंदर चला गया तो अब T2 जो है इसकी एक ही इनपुट प्लेस थी और वहां पे टोकन आ चुका, तो इट मीन्स के T2 भी फायर हो जाएगी और हमारे पास टोकन जो है वो P3 में पहुंच जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे ही हमारे पास टोकन P1 में आया, T1 फायर हुई, वो टोकन P2 में चला गया, फिर T2 फायर हुई और वो टोकन P3 में चला गया। तो ये हमारे पास सिक्वेंशियल बिहेवियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कंकरेंसी को कैसे मॉडल कर सकते हैं। अब फर्ज करें हमारे पास एक इनपुट प्लेस है P1, ठीक है, यहां से हमारे पास एक ट्रांजिशन हो गई T1। अब इस ट्रांजिशन में हमारे पास दो आउटपुट प्लेसेस थी, P2 और P3। फिर हमारे पास एक ट्रांजिशन आ गई और उसकी एक आउटपुट प्लेस आ गई, एक ट्रांजिशन और उसकी एक आउटपुट प्लेस, और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांजिशन और ये हमारे पास एक आउटपुट प्लेस आ गई। इसको हम P4 कह लेते हैं, P5 कह लेते हैं और इसको P6 कह लेते हैं। ये T1 है, T2 हो गई, T3 हो गई और ये T4 हो गई। अब जैसे ही हमारे पास P1 के अंदर एक टोकन आया तो हमारे पास T1 जो है ये फायर हो गई। जैसे ही T1 फायर हुई तो हमारे पास एक टोकन P2 के अंदर चला गया और एक टोकन P3 के अंदर चला गया। फिर हमारे पास T2 फायर हुई
ये टोकन P4 के अंदर चला गया और T3 फायर हुई तो ये टोकन P5 में चला गया। और हमारे पास अब ट्रांजिशन T4 जो है इसकी दो इनपुट प्लेसेस हैं, कौन कौन सी, P4 और P5, और दोनों में एक एक टोकन मौजूद है तो T4 भी फायर हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास एक टोकन P6 में आ जाएगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जैसे ही T1 फायर हुई है तो उसके बाद हमारे पास दो एग्जीक्यूशन पाथ बने हैं, एक ये और एक ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ये जो एग्जीक्यूशन पाथ्स हैं ये कंकरेंटली एग्जीक्यूट हुए हैं, यानी ट्रांजिशन T2 और ट्रांजिशन T3 जो थी ये आपस में पैरेलल चली हैं, कंकरेंट चली हैं। हमारे पास जब T4 हमने एग्जीक्यूट की तो वो उस वक्त ही एग्जीक्यूट होनी थी जब हमारे पास P4 और P5 के अंदर टोकन मौजूद होने थे। इट मींस कि जितने भी हमारे पास पैरेलल पाथ्स हैं जब तक वो तमाम के तमाम एग्जीक्यूट होके कंप्लीट नहीं होते T4 जो थी वो एग्जीक्यूट या वो फायर नहीं हो सकती थी। अब हम एक चीज डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास एक प्लेस है P1, ठीक है, यहां से हमारे पास एक ट्रांजिशन हो रही है T1 और एक इधर से ट्रांजिशन हो रही है T2। ये हमारे पास प्लेस P3 हो गई और ये हमारे पास प्लेस P4 हो गई। अच्छा, सपोज यहां पे हमारे पास एक टोकन मौजूद है। अब ये जो सिनेरियो है इस केस में क्या होगा, या ये टोकन T1 की तरफ जाएगा या ये T2 की तरफ जाएगा। बैक वक्त ये टोकन एट द सेम टाइम दोनों ट्रांजिशंस की तरफ नहीं जा सकता, यानी एट द सेम टाइम ये जो टोकन है इसकी वजह से T1 और T2 दोनों बैक वक्त ट्रिगर नहीं हो सकती। तो अब क्या इस टोकन की वजह से T1 को ट्रिगर होना है या T2 को ट्रिगर होना है। अब यहाँ पे एक कंफ्लिक्ट आ गया, दूसरे लफ्जों में इसको हम चॉइस भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब कोई आपको एक्सटर्नल मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने के लिए। तो उसमें एक मैकेनिज्म ये भी हो सकता है कि हम प्रायोरिटाइज कर दें, T1 की हम प्रायोरिटी ज्यादा कर दें और T2 की कम कर दें। तो उससे क्या होगा कि ये जो टोकन है ये T1 कंज्यूम कर लेगी और ये टोकन हमारे पास P1 से रिमूव होके P3 में चला जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, कंफ्लिक्ट सिचुएशन। नेक्स्ट हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में क्या होता है कि आपके पास मुख्तलिफ फ्लोज होते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी कॉमन रिसोर्स को, फॉर एग्जांपल कोई मेमोरी लोकेशन है उसको वो शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह एक इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि एक नेटवर्क के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो कि किसी कॉमन प्रिंटर को आपस में शेयर कर रहे हो। तो रिसोर्स शेयरिंग को हम कैसे मॉडल करते हैं पैट्रीनेट के अंदर। अब ये हमारे पास एक फ्लो है और इसी तरह हमारे पास एक ये फ्लो है। इसको आप कुछ भी कह लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, जैसे ये हमारे पास थ्रेड 1 है और ये हमारे पास थ्रेड 2 है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक कॉमन रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं जिसको कि हम एक प्लेस की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हमने देखना है कि ये रिसोर्स शेयरिंग का मैकेनिज्म कैसे ऑकर होता है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से एक आउटपुट यहां बना दी और इधर से एक इनपुट यहां बना दी इस ट्रांजिशन के अंदर। इसी तरह यहां से एक आउटपुट इस ट्रांजिशन में बना दी और यहां से एक आउटपुट इधर कर दी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कॉमन रिसोर्स है इसके अंदर हमारे पास एक टोकन मौजूद है। इस स्टेट के अंदर कोई ट्रांजिशन फायर नहीं होगी क्योंकि किसी भी ट्रांजिशन के जो इनपुट प्लेसेस हैं कहीं पे भी हमारे पास टोकन्स पूरे नहीं हैं। हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक टोकन है और यहाँ पे एक टोकन है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये एक कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन है। कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन कैसे है कि यहाँ पे जो टोकन है इसकी मदद से क्या ये T1 एग्जीक्यूट होगी, फायर होगी या T2 फायर होगी, ठीक है ना, वो जो हमने पहले एक सिनेरियो डिस्कस किया है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि हम T1 को फायर करवाते हैं। अब जैसे ही T1 फायर होगी
तो ये टोकन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। T1 क्यों फायर हो रही है? क्योंकि यहाँ पे भी टोकन था और यहाँ पे भी था, तो ये दोनों रिमूव हो गए, हमारे पास एक टोकन यहाँ पे आ गया। अब जैसे ये टोकन हमारे पास यहाँ पे आया तो T2 जो है ये फायर हो गई। अब जैसे ही T2 फायर हुई तो एक टोकन की कॉपी यहाँ पे चली गई और एक दोबारा टोकन की कॉपी यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये हमारे पास जो कॉमन रिसोर्स था, जो कॉमन प्लेस थी। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमने T2 को एग्जीक्यूट करवाना है, सॉरी इसको मैं T3 कह लेता हूँ क्योंकि यहाँ इसको हम T2 कह चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि T3 को फायर करवाते हैं, और T3 जो है ये फायर हो सकती है क्योंकि इसकी दो इनपुट प्लेसेस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, और दोनों में टोकन मौजूद है। तो जैसे ही T3 फायर हुई तो ये वाला टोकन भी यहाँ से रिमूव हो गया और ये वाला टोकन भी रिमूव हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक टोकन आ गया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हमारे पास एक टोकन आया तो ये वाली ट्रांजिशन जो है ये फायर होगी। अब जैसे ये, अब इस ट्रांजिशन की हमारे पास दो आउटपुट प्लेसेस हैं, एक ये और एक ये, जो हमारे जो कॉमन प्लेस थी। तो जैसे ये ट्रांजिशन फायर हुई तो यहाँ से टोकन रिमूव हुआ और एक टोकन हमारे पास यहाँ पे आ गया और एक टोकन हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जो हमारी कॉमन प्लेस है वहां पे हमारे पास एक टोकन मौजूद रहेगा, लेकिन इसकी मदद से हम कंट्रोल कर रहे हैं कि क्या हमने थ्रेड 1 को एग्जीक्यूट करवाना है या थ्रेड 2 को एग्जीक्यूट करवाना है। तो दूसरे लफ्जों में अगर आप नोट करें तो एट द सेम टाइम या थ्रेड 1 एग्जीक्यूट होगा या थ्रेड 2 एग्जीक्यूट होगा, दोनों एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने पैटीनेट्स की मदद से रिसोर्स शेयरिंग को मॉडल किया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने पैटीनेट्स का इंट्रोडक्शन देखा और उसकी मुख्तलिफ ग्राफिकल नोटेशंस जो थी उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक में हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करेंगे और पैटीनेट्स के पीछे जो मैथमेटिक्स है किसी हद तक उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के आज के टॉपिक्स में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। हम पैटीनेट्स के ऊपर बात कर रहे थे, उसके हमने कुछ कंपोनेंट्स के मुतालिक बात की थी और आज हम उसी डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन स्टार्ट करें, थोड़ा सा मैं पैटीनेट्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिवाइज करना चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है। पैटीनेट्स के मुतालिक हमने बात की थी कि किसी भी पैटीनेट मॉडल के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होती हैं, एक को हम कहते हैं ट्रांजिशन और दूसरे को हम कहते हैं प्लेस। प्लेस जो होती हैं वो किसी भी सिस्टम की स्टेट या उसकी कंडीशन को शो कर रही होती हैं, और जो ट्रांजिशंस होती हैं ये किसी भी सिस्टम के अंदर किसी इवेंट के ऑकर होने को मॉडल करता है या उसको शो कर रहा होता है। फिर हमने आर्क्स की बात की थी, ये डायरेक्टेड एरोज होते हैं जो किसी भी प्लेस से किसी ट्रांजिशन की तरफ या किसी ट्रांजिशन से किसी प्लेस की तरफ होते हैं, इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। और चौथी चीज जो हमने कही थी वो ये थी कि हमारे पास टोकन्स होते हैं प्लेसेस के अंदर जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सिस्टम की स्टेट को एट टाइम टी। फिर हमने ट्रांजिशंस के फायरिंग रूल्स के मुतालिक डिस्कस किया था। उसमें हमने कहा था कोई भी ट्रांजिशन जो होती है वो उस वक्त फायर होती है जब उसकी तमाम इनपुट प्लेसेस में हर इनपुट प्लेस के अंदर कम से कम एक टोकन मौजूद हो। जैसे अगर हम यहाँ T1 की बात करें तो इसको अभी फिलहाल फायर नहीं करवाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी दो इनपुट प्लेसेस हैं P2 और P1। P2 में तो टोकन मौजूद है, P1 में टोकन मौजूद नहीं है। तो जब तक P1 के अंदर टोकन नहीं आएगा T1 जो है ये फायर नहीं हो सकेगी। अब चूंकि इसके अंदर एक टोकन आ गया तो अब T1 जो है ये फायर की जा सकती है। फिर हमने कहा था कि जब भी किसी ट्रांजिशन को फायर करवाया जाता है तो उसके इनपुट प्लेसेस के अंदर से एक एक टोकन को रिमूव करके वो उसकी आउटपुट प्लेसेस में प्लेस कर दिया जाता है या उसके अंदर पेस्ट कर दिया जाता है। अब अगर T1 फायर होती है तो ये P1 के अंदर जो टोकन है इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और P2 के अंदर जो टोकन है इसको भी रिमूव कर दिया जाएगा, और एक टोकन हमारे पास P4 में आ जाएगा और एक टोकन हमारे पास P3 में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों T1 की आउटपुट प्लेसेस हैं। फिर एक चीज जो पिछली वीडियो में हमसे स्किप हो गई थी वो ये है कि जब भी किसी ट्रांजिशन की इनपुट प्लेसेस के अंदर एक एक टोकन मिनिमम आ जाए तो वो ट्रांजिशन जो है वो एनेबल हो जाती है। जैसे अब यहाँ पे T0 जो है इसके एक ही इनपुट प्लेस है और उसके अंदर एक टोकन मौजूद है, तो इट मीन्स के ट्रांजिशन T0 जो है ये एनेबल्ड है। और एनेबल्ड ट्रांजिशन जो होती है ये वो ट्रांजिशन होती है जिसको कि आप किसी वक्त भी फायर करवा सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से T1 की इनपुट प्लेस से एक टोकन रिमूव कर देता हूँ, अब इसकी दो इनपुट प्लेसेस हैं, P2 में तो टोकन मौजूद है
ठीक है, लेकिन P1 में मौजूद नहीं है, तो इट मीन्स कि T1 जो है अभी ये एनेबल्ड नहीं है। हाँ, जब इसके अंदर एक टोकन आ जाएगा तो ठीक है, अब ये एनेबल्ड है, अब आप इसको किसी वक्त भी फायर करवा सकती हैं। और ये जरूरी नहीं होता कि जब भी कोई ट्रांजिशन एनेबल हो वो उसी वक्त ही फायर हो जाए। आप उसके अंदर कोई डिले का मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन जो है ये आफ्टर 10 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हो या आफ्टर 10 मिली सेकेंड ये फायर हो। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी किसी ट्रांजिशन के इनपुट प्लेसेस के तमाम इनपुट प्लेसेस जो हैं उनमें एक एक टोकन आ जाएगा तो वो एनेबल हो जाएगी, और जो एनेबल्ड ट्रांजिशन होती है उसको ही फायर करवाया जा सकता है। अब हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं पैट्रीनेट मॉडल की। सपोज हमारे पास एक ट्यूब लाइट है जिसकी इनिशियल स्टेट जो है वो कौन सी है, ऑफ स्टेट है, यानी अभी ये ट्यूब लाइट जो है ये ऑफ है। फिर इससे एक ट्रांजिशन हम लेते हैं, उस ट्रांजिशन का हम नाम ले रखते हैं स्विच ऑन। और इस ट्रांजिशन जब ये ट्रांजिशन ट्रिगर होगी तो हमारे पास एक नई स्टेट आ जाएगी, उसका हम नाम रख देते हैं ऑन स्टेट। फिर ऑन स्टेट से हम एक और ट्रांजिशन लेते हैं और इस ट्रांजिशन का हम नाम रख देते हैं स्विच ऑफ। और ये वापस हम जो ऑफ स्टेट है यहां पे ले जाते हैं। अब हम ये करते हैं कि जो ऑफ स्टेट थी इसके अंदर हमने एक टोकन प्लेस कर दिया। मींस अब ये टोकन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंटली हमारी जो ट्यूब लाइट है वो ऑफ स्टेट में है। अब जब यहाँ पे एक टोकन प्लेस कर दिया तो ये जो हमारी ट्रांजिशन है स्विच ऑन वाली ये एनेबल होगी। इट मींस कि अब इस ट्रांजिशन को फायर करवाया जा सकता है। जब हम इस ट्रांजिशन को फायर करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये टोकन रिमूव कर दिया जाएगा और ये यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। अब ये किस चीज को शो कर रही है कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्यूब लाइट है ये ऑन स्टेट में आ गई है। अब जब ये ऑन स्टेट में आ गई है तो इट मींस कि हमारे पास ये जो स्विच ऑफ की ट्रांजिशन है ये एनेबल हो चुकी है। क्यों, क्योंकि इसकी इनपुट प्लेस जो है उसके अंदर एक टोकन आ चुका है। अब जब हम स्विच ऑफ वाली ट्रांजिशन है इसको फायर करवाएंगे तो ऑन स्टेट जो है यहां से टोकन रिमूव होके दोबारा ऑफ स्टेट में प्लेस कर दिया जाएगा। इट मींस कि अब ट्यूब लाइट जो है उसका करंट स्टेटस क्या हो गया, दोबारा ऑफ हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास स्विच ऑन वाली जो ट्रांजिशन है ये एनेबल हो गई है। अब अगर आप इसको फायर करवाएंगे तो यहाँ से ये रिमूव करके दोबारा यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। फिर स्विच ऑफ वाली ट्रांजिशन को अगर आप ट्रिगर करवाएंगे तो यहाँ से इसको रिमूव करके दोबारा ऑफ वाली स्टेट में प्लेस कर दिया जाएगा। तो इट मींस कि आपने एक ट्यूब लाइट की जो स्विच ऑन या स्विच ऑफ वाली स्टेट थी, ठीक है, उसको आपने पैट्रीनेट की मदद से मॉडल किया है। अब हम एक थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है। सपोज हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम जो है वो कुछ डेटा प्रोड्यूस करता है और दूसरा सिस्टम जो है वो कंज्यूमर है, वो उस डेटा को कंज्यूम करता है। और ये दोनों सिस्टम जो है ये एक कॉमन बफर है उसको शेयर कर रहे हैं। प्रोड्यूसर जो है वो डेटा को प्रोड्यूस करके बफर में स्टोर करवाता है और कंज्यूमर जो है वो वहां उस बफर से डेटा को रीड कर लेता है। अब हम यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि जो बफर है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 3 बाइट्स है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। 3 बाइट्स मतलब कि 3 बाइट्स मैक्सिमम वो डेटा स्टोर कर सकता है। इट मीन्स के बफर के अंदर जब 3 बाइट्स का डेटा पड़ा होगा तो जो प्रोड्यूसर है वो मजीद डेटा प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक कि कंज्यूमर उन 3 बाइट्स को या उनमें से कम एक बाइट को रीड करके वहां पे एक स्लॉट एम्प्टी न कर दे। तो मतलब ये है कि जब बफर फुल होगा तो प्रोड्यूसर मजीद डेटा प्रोड्यूस नहीं करेगा, और इसी तरह कंज्यूमर जो है ये उसी वक्त ही डेटा रीड करेगा जब तक कि बफर के अंदर कम से कम एक बाइट मौजूद होगी। जब बफर एम्प्टी होगा तो ये कंज्यूमर डेटा को रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका मॉडल समझा देता हूं कि हमारे पास कौन सी प्लेस जो है वो किस चीज को शो कर रही है। तो इधर लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो प्रोड्यूसर वाला प्रोसेस है। इसके अंदर हमारे पास दो प्लेसेस हैं। एक है जनरेट की प्लेस। जनरेट की प्लेस का जो है ये किस चीज को शो कर रही है कि जब यहाँ पे इसके अंदर टोकन होगा तो इट मींस कि हमारा सिस्टम जो है वो डेटा को जनरेट कर रहा है, या ये जो प्रोड्यूसर है ये डेटा को जनरेट कर रहा है। ठीक है, रेडी प्लेस के अंदर जब एक टोकन मौजूद होगा तो इट मींस कि हमारा सिस्टम जो है या ये प्रोड्यूसर जो है ये इस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए रेडी है या बफर में स्टोर करवाने के लिए रेडी है। ठीक है,
फिर हमारे पास जो बफर है उसकी स्टेट को हमने दो प्लेसेस के थ्रू मॉडल किया या रिप्रेजेंट किया है। एक प्लेस है एम्प्टी और दूसरी है फुल। एम्प्टी के अंदर जितने भी टोकन्स मौजूद होंगे वो हम कहेंगे कि उतनी स्लॉट्स एम्प्टी हैं या उतनी बाइट्स बफर के अंदर एम्प्टी हैं। अब अगर इसके अंदर एक टोकन मौजूद है तो इट मींस कि एक बाइट की जगह एम्प्टी है। अगर दो टोकन्स मौजूद है तो दो बाइट्स एम्प्टी हैं और तीन टोकन्स मौजूद हैं तो थ्री बाइट्स एम्प्टी हैं। और थ्री बाइट्स एम्प्टी का मतलब है कि अब जो हमारे पास जो प्रोड्यूसर है वो डेटा को प्रोड्यूस करेगा। और इसका ये भी मतलब है कि कंज्यूमर जो है वो अभी डेटा को कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि बफर जो है वो एम्प्टी है। और फुल जो है ये उसका इनवर्स है। फुल के अंदर अगर एक टोकन मौजूद है तो इट मींस कि एक बाइट बफर के अंदर मौजूद है। अगर दो टोकन मौजूद हैं तो इट मींस दो बाइट्स फुल हैं। और अगर तीन टोकन मौजूद हैं तो तीन बाइट्स फुल हैं। जब तीन टोकन मौजूद होंगे इसका मतलब है कि बफर जो है वो फुल हो चुका है। और इसका यह भी मतलब है कि प्रोड्यूसर जो है अब वो मजीद डेटा प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक कि कंज्यूमर जो है इसमें से कुछ बाइट्स एम्प्टी ना कर दे। ठीक है, तो अभी मैं इसको अरेज करता हूं और हम इस मॉडल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी ये रिस्ट्रिक्शन है कि बफर जो है वो मैक्सिमम 3 बाइट्स स्टोर कर सकता है। और हम सपोज कर लेते हैं कि इनिशियली हमारा जो बफर है वो एम्प्टी है। इट मीन्स कि हमारे पास जो एम्प्टी वाली प्लेस है उसके अंदर तीन टोकन्स मौजूद हैं। मैं सपोज करता हूं कि हमारे पास जो जनरेट वाली प्लेस है इसके अंदर भी एक टोकन मौजूद है। इट मीन्स कि अब हमारा जो ये प्रोड्यूसर है ये डेटा जनरेट कर रहा है। अब जब ये ट्रांजिशन फायर होगी तो इट मीन्स कि डेटा जनरेट हुआ और यहाँ पे हमारे पास एक टोकन आ गया और यहाँ से एक टोकन रिमूव हो गया। रेडी का क्या मतलब था, रेडी प्लेस का? जब इसके अंदर टोकन मौजूद है इट मीन्स कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो उस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए रेडी है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हमारी प्रोड्यूस वाली ट्रांजिशन है इसका मतलब है कि अब ये इस डेटा को पब्लिश करने लगा है या बफर में स्टोर करवाने लगा है। तो इस ट्रांजिशन के दो इनपुट प्लेसेस हैं और दोनों में टोकन मौजूद हैं। इट मींस कि अब ये ट्रांजिशन फायर होगी और एक टोकन जो है वो यहाँ से रिमूव होगा और इसी तरह एक टोकन यहाँ से भी रिमूव होगा। और यहाँ पे हमारे पास जनरेट में दोबारा एक टोकन प्लेस कर दिया जाएगा और जो फुल वाली स्टेट है यहाँ पे भी एक टोकन प्लेस कर दिया जाएगा। फिर अब आपने देखा कि जब हमारा बफर एम्प्टी था और सिस्टम ने डेटा जनरेट करवाना शुरू कर दिया था तो क्या हुआ कि वो डेटा जो था वो हमने जो एक बाइट जनरेट करवाई वो बफर में स्टोर करवा दी। अभी हम कंज्यूमर को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं कि वो इस डेटा को कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिलहाल अभी हम सिर्फ प्रोड्यूसर का प्रोसेस देखते हैं। अब जब यहाँ पे हमारे पास दोबारा जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो ये ट्रांजिशन दोबारा से फायर होगी और यहाँ पे हमारे पास दोबारा ये टोकन आ जाएगा और ये टोकन यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो जो प्रोड्यूस वाली ट्रांजिशन है ये दोबारा फायर की जा सकती है क्योंकि इसके दोनों तरफ दोनों जो इनपुट प्लेसेस है वहां पे टोकन मौजूद है। अब जब ये ट्रांजिशन फायर होगी तो ये एक टोकन यहाँ से रिमूव होगा और एक टोकन यहाँ से रिमूव होगा। तो आउटपुट प्लेसेस में यहाँ पे भी हम एक टोकन रखवा देंगे और एक टोकन यहाँ पे भी रखवा देंगे। अब जब यहाँ पे जनरेट में दोबारा टोकन आ गया तो इट मीन्स दोबारा डेटा जनरेट होगा और वो टोकन जो है वो रेडी स्टेट में आ जाएगा प्लेस में और यहाँ से इसको रिमूव कर दिया जाएगा। फिर ये प्रोड्यूस वाली ट्रांजिशन जो है ये फायर होगी और ये टोकन यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पे प्लेस होगा और इस तरह ये टोकन यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। अब आप नोट करें तो जो हमारा बफर है वो फुल हो चुका हुआ है। हमने कहा था ना कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 3 बाइट्स है, ये हमने सपोज कर लिया। अब हम देखते हैं कि जब ये बफर फुल है तो क्या प्रोड्यूस वाली ट्रांजिशन फायर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जनरेट में हमारे पास एक टोकन मौजूद है। इट मीन्स कि ये ट्रांजिशन जो है ये फायर होगी और ये टोकन जो है ये इस ट्रांजिशन के थ्रू इस स्टेट के अंदर इस प्लेस के अंदर आ जाएगा और यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। अब आप देखें तो प्रोड्यूस वाली जो हमारी ट्रांजिशन है इसको फायर नहीं करवाया जा सकता। क्यों फायर नहीं करवाया जा सकता? क्योंकि इसकी दो इनपुट प्लेसेस हैं। एक इनपुट प्लेस के अंदर तो टोकन मौजूद है लेकिन दूसरी के अंदर टोकन मौजूद नहीं है। तो अब ये हमारी जो प्रोड्यूस वाली ट्रांजिशन है ये फायर नहीं होगी और ये होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा बफर जो है वो ऑलरेडी फुल हो चुका है और प्रोड्यूसर को अब जो नया डेटा जो है वो प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए और वो कर भी नहीं रहा। अब हम कंज्यूमर वाली साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर के अंदर जो हमारा कंज्यूमर वाला प्रोसेस है इसके अंदर भी हमारे पास दो प्लेसेस हैं, प्रोसेस और रेडी।
रेडी प्लेस का क्या मतलब है कि हमारे जो ये कंज्यूमर है ये अब डेटा को रीड करने के लिए, बफर से रीड करने के लिए रेडी है। और इस टे की ट्रांजिशन का क्या मतलब है कि अब ये बफर, जब ये ट्रांजिशन ट्रिगर होगी तो बफर से डेटा रीड कर लिया जाएगा। और ये जो प्रोसेस वाली हमारी प्लेस है इसका क्या मतलब है, जब इसके अंदर टोकन मौजूद होगा तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो कंज्यूमर है वह उस डेटा को प्रोसेस कर रहा है या उसने उसको प्रोसेस कर दिया है। अब यहां तक हमारे पास जो बफर है वो फुल है। ठीक है, हम क्या करते हैं, रेडी प्लेस के अंदर एक टोकन जनरेट करवा देते हैं। इट मीन्स कि हमारा जो कंज्यूमर है वो डेटा को रीड करने के लिए रेडी है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो जो हमारी ये टेक वाली ट्रांजिशन है इसको फायर किया जा सकता है क्योंकि इसकी दोनों इनपुट प्लेसेस जो है यहाँ पे टोकन मौजूद हैं। तो जैसे ये टेक वाली ट्रांजिशन जो है ये फायर होगी तो क्या होगा, ये टोकन जो है रेडी स्टेट वाला यहाँ से रिमूव करके यहाँ रखवा दिया जाएगा। और एक टोकन इसकी ये जो दूसरी इनपुट प्लेस है टेक वाली ट्रांजिशन की, यहाँ से भी एक टोकन रिमूव कर दिया जाएगा और एक टोकन यहाँ रखवा दिया जाएगा। अब देखें आप, तो हमारे पास जो बफर था वो पहले उसके अंदर 3 बाइट्स थी, अब 2 बाइट्स रह गई, यानी 1 बाइट जो है वो रीड हो चुकी हुई है। अब जब प्रोसेस की जो हमारे पास प्लेस है इसके अंदर टोकन आया तो ये वाली ट्रांजिशन जो है ये फायर हुई और टोकन हमारा जो है वो रेडी स्टेट में आ गया, सॉरी रेडी प्लेस में आ गया। इस तरह ये टोकन यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। अब ये टोकन जब रेडी प्लेस के अंदर आया तो इट मीन्स कि ये हमारी टेक वाली ट्रांजिशन है इसको दोबारा फायर करवाया जा सकता है। दोबारा कैसे फायर करवाया जा सकता है, क्योंकि इसकी दोनों इनपुट प्लेसेस जो है यहाँ पे टोकन मौजूद है। जब ये टेक वाली ट्रांजिशन दोबारा फायर होगी तो क्या होगा, इसकी दोनों जो इनपुट प्लेसेस हैं यहाँ से एक एक टोकन रिमूव कर दिया जाएगा और एक एक टोकन इसकी आउटपुट प्लेस के अंदर रखवा दिया जाएगा। अब प्रोसेस वाली जो हमारी प्लेस है, जब यहाँ पे टोकन आ गया तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिशन जो है ये दोबारा फायर की जा सकती है। तो वो टोकन जो है वो रेडी वाली प्लेस के अंदर आ गया और यहाँ से उसको रिमूव कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब हमारी टेक वाली ट्रांजिशन जो है ये भी दोबारा फायर की जा सकती है। ये फायर होगी तो इसकी इनपुट प्लेसेस दोनों से टोकन जो है वो हम रिमूव कर देंगे। दोबारा प्रोसेस वाली उसके अंदर टोकन आ जाएगा और एक इसकी ये एम्प्टी जो बफर वाली प्लेस है यहाँ पे भी एक टोकन आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो प्रोसेस वाली प्लेस है यहाँ पे एक टोकन मौजूद है, ये ट्रांजिशन हम दोबारा फायर करवाते हैं और ये टोकन हमारे पास रेडी वाली प्लेस में आ जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हम टेक वाली ट्रांजिशन को दोबारा फायर नहीं करवा सकते। क्यों फायर नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि इसकी जो दो इनपुट प्लेसेस हैं उनमें से एक इनपुट प्लेस जो है वहां पे टोकन मौजूद नहीं है और इसको फायर होना भी नहीं चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि बफर एम्प्टी है। अब जब बफर एम्प्टी है तो कंज्यूमर जो है वो कुछ चीज रीड नहीं कर सकता। अब हम जब प्रोड्यूसर की तरफ वापस आएंगे तो इसके जो रेडी प्लेस थी यहाँ पे एक टोकन मौजूद था और एम्प्टी स्टेट के अंदर भी हमारे पास 3 टोकन आ गए। तो प्रोड्यूस वाली ट्रांजिशन जो है इसको फायर करवाया जा सकता है। अब जब ये ट्रांजिशन फायर होगी तो रेडी वाले से भी एक टोकन निकल जाएगा और एम्प्टी स्टेट वाले से भी एक टोकन निकल जाएगा। जनरेट वाली प्लेस में एक टोकन आ जाएगा और एक फुल वाली जो हमारे प्लेस है यहाँ पे भी एक टोकन आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स के अब ये जो प्रोड्यूसर है ये डेटा जनरेट करवा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक टोकन आ गया और एक टोकन हमारे पास रेडी वाली प्लेस में आ गया। तो अब यहाँ पे दूसरी तरफ हमारे पास टेक वाली जो ट्रांजिशन है इसको भी ट्रिगर करवाया जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ से भी टोकन रिमूव होगा और यहाँ से भी रिमूव होगा। एक टोकन यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा और एक टोकन यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कंप्यूटर साइंस के अंदर जो हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, जो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, एज ए कंप्यूटर साइंस के अंदर ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, उसको कैसे हमने पैट्रीनेट की मदद से मॉडल किया और कैसे इस पैट्रीनेट मॉडल ने उसके तमाम कंस्ट्रेंट्स जो थे उनको फुलफिल किया। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से अपने सिस्टम का बिहेवियर जो है उसको पैट्रीनेट की मदद से मॉडल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल्स की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम पैट्रीनेट मॉडल की फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। तो ये हमारे पास पैट्रीनेट की फॉर्मल डेफिनेशन है। इसके अंदर हम 4 चीजें बताते हैं। पी का मतलब होता है सेट ऑफ प्लेसेस। पी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्लेसेस। उसमें क्या चीज आ जाती है, P1, P2, P3 अप टू Pm, जितनी भी हमारे पास एक नेट के अंदर या एक पैट्री नेट के अंदर प्लेसेस मौजूद हैं। की जो है
ये आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ट्रांजिशंस को, T1, T2, T3 अप टू Tn। आई जो है ये इनपुट्स को शो करता है। अब इनपुट्स का आपको पता है कि इनपुट्स हमेशा किसी ट्रांजिशन की होती हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पैट्रीनेट मॉडल है कुछ इस तरह से। ये हमारे पास P1 है, ये हमारे पास T1 है, ये P2 है, ये T2 है और ये P3 है। चलिए मैं एक और बना लेता हूँ, T3 और ये P4। तो जब हम इनपुट्स की बात करेंगे तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, और वो मैट्रिक्स किस तरह का होगा, उसमें हमारे पास जो कॉलम्स होंगे वो प्लेसेस होंगी, P1, P2, P3 और P4, और जो रोज होंगी वो क्या होंगी, ट्रांजिशंस होंगी, T1। अब T1 जो है इसकी इनपुट्स कौन कौन सी प्लेसेस हैं, एक ही प्लेस है P1, तो P1 को हम 1 कर देंगे, और तो कोई इसकी इनपुट नहीं है, इनपुट प्लेस नहीं है, तो बाकी सबको हम 0 कर देंगे। अगर हम T2 की बात करें तो T2 जो है उसकी इनपुट प्लेस कौन सी है, P2 है, तो ये P1 0 हो जाएगी, P2 जो है वो 1 हो जाएगी, और ये 0 और ये भी 0 हो जाएगी। फिर अगर हम T3 की बात करें तो T3 के अंदर हमारे पास जो इनपुट प्लेस है वो कौन सी है, P3, बाकी जो प्लेसेस हैं वो सारी 0 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक इनपुट मैट्रिक्स आ गया। इस तरह अगर हम आउटपुट मैट्रिक्स की बात करें तो वो भी हमारे पास इस तरह का ही एक मैट्रिक्स बनेगा। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो हमारे पास इनपुट्स हैं वहां पे हमने इनपुट्स को शो किया है, जहां पे इनपुट्स थी उनको 1 शो किया। आउटपुट वाला जो मैट्रिक्स होगा वहां पे हम क्या करेंगे कि ट्रांजिशन की जो आउटपुट प्लेसेस होंगी उनको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और बाकियों को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे P1 है, P2, P3 और ये P4। अब अगर मैं T1 की बात करूं तो T1 की आउटपुट प्लेस कौन सी है, P2, तो ये 1 आ जाएगी, बाकी 0 हो जाएंगी। इसी तरह अगर मैं T2 की बात करूं तो उसकी हमारे पास आउटपुट कौन सी है, आउटपुट प्लेस कौन सी है, वो P3 है, वो बाकी 0 कर देगा। और अगर हम T3 की बात करें तो इसकी हमारे पास P4 जो है वो आउटपुट प्लेस है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट मैट्रिक्स आ गया। तो किसी भी पैट्री नेट को फॉर्मली जब हमने शो करना हो तो इस 4 टपल से शो करते हैं। उसमें हमारे पास प्लेसेस आ जाती हैं, ट्रांजिशंस आ जाती हैं, इनपुट्स आ जाती हैं और आउटपुट्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है मार्किंग। मार्किंग शो करती है कि आपके पैट्री नेट मॉडल की करंट स्टेट क्या है। स्टेट से क्या मुराद है, स्टेट से मुराद ये है कि उसके अंदर किस प्लेस में कितने टोकन्स मौजूद हैं। तो ये जो चीज है ये उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मॉडल है कुछ इस तरह से, ये हमारे पास P1, P2, P3, P4, T1, T2, T3। मैं बार बार यही मॉडल ड्रा कर रहा हूं क्योंकि ये सिंपल है, इससे आपको कंसेप्ट की ज्यादा बेहतर समझ आएगी। अब हम ये सपोज करते हैं कि इनिशियली हमारे पास जो P1 स्टेट है इसमें एक टोकन मौजूद था, तो जो हमारे पास इसकी मार्किंग होगी इनिशियल वो क्या होगी, P1 में एक टोकन मौजूद है तो हम इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। P2 में कोई टोकन नहीं है, P3 में भी कोई टोकन नहीं है और P4 में भी कोई टोकन नहीं है। और चूंकि ये हमारी इनिशियल मार्किंग है तो इसको हम M0 से रिप्रेजेंट करेंगे। जो इनिशियल मार्किंग होती है उसको M0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं सपोज करता हूं कि हमारी जो इनिशियल मार्किंग थी उसमें P1 में 2 टोकन्स थे, तो फिर अब हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह इसको 2 कर देंगे। इसी तरह मैं सपोज करता हूं कि इनिशियली हमारे पास P3 में भी एक टोकन मौजूद था, तो फिर उसमें क्या होगा, आप उसको 1 कर देंगे। तो अभी फिलहाल मैं ये एक टोकन डिलीट कर देता हूँ, और ये हमारे पास क्या हो गया 1, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ और ये हमारे पास 0 हो गया। तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट आ गई। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ट्रांजिशन T1 है इसको फायर करवाते हैं। जब ट्रांजिशन T1 फायर होगी तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी स्टेट आ जाएगी, P1 जो है इसके अंदर से एक टोकन ये खत्म हो जाएगा और ये P2 में आ जाएगा। तो हमारी जो मार्किंग होगी वो क्या होगी, 0 1 0
0। अब हम क्या करते हैं कि T2 जो है ट्रांजिशन इसको फायर करवाते हैं। तो जब ये फायर होगी तो P2 के अंदर जो टोकन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये P3 में चला जाएगा। तो उस पे जो हमारी मार्किंग बनेगी वो क्या बनेगी, P1 में भी 0, P2 में भी 0, P3 में 1 और P4 में भी 0। फिर हमारे पास जो ट्रांजिशन है T3 हम इसको फायर करवाते हैं। अब ये यहाँ से रिमूव होकर P4 में चला जाएगा। तो जो M3 है वो हमारे पास क्या बनेगी, 0, 0, 0 और 1। तो ये जो M0, M1, M2 और M3 ये क्या कर रहे हैं, ये एक खास इंस्टेंस ऑफ टाइम पे आपको उस पेट्रीनेट मॉडल की स्टेट शो कर रहे हैं कि एट दैट टाइम उस पेट्रीनेट मॉडल की क्या स्टेट थी, उसकी किस प्लेस के अंदर कितने टोकन्स मौजूद थे। अब अगर इसको मैं समराइज करूं तो हमारे पास जो इनिशियल मार्किंग थी वो थी M0। वहां से हमने ट्रांजिशन T1 को फायर करवाया तो हमारे पास मार्किंग आ गई M1। वहां से फिर हमने ट्रांजिशन T2 को फायर करवाया तो मार्किंग आ गई M2। और वहां से जब हमने T3 को फायर करवाया तो मार्किंग आ गई M3। अब ये जो सीक्वेंस बना है हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, फायरिंग सीक्वेंस। यानी ट्रांजिशन की फायरिंग का वो सीक्वेंस जिसके थ्रू हम मार्किंग M0 से M3 तक पहुंच गए। नेक्स्ट है हमारे पास रीचेबिलिटी। रीचेबिलिटी का क्या मतलब है, इट मींस कि क्या ट्रांजिशंस का कोई ऐसा फायरिंग सीक्वेंस मौजूद है कि जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम एक मार्किंग M0 से दूसरी मार्किंग MI तक पहुंच सकें। अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल मार्किंग थी M0 और फिर हमारे पास एक मार्किंग आई थी M3। तो M3 जो है वो M0 से रीचेबल है। यानी हमारे पास एक ऐसा फायरिंग सीक्वेंस मौजूद है ट्रांजिशंस का कि अगर हम उस सीक्वेंस को फॉलो करें तो हम M0 से M3 तक पहुंच सकते हैं, यानी मार्किंग 0 से मार्किंग 3 तक। तो इसी चीज को हम कहते हैं रीचेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास बाउंडेडनेस। बाउंडेडनेस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके मॉडल के अंदर किसी भी मार्किंग में किसी भी प्लेस के अंदर नंबर ऑफ टोकन जो हैं वो इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। कोई भी मार्किंग हो वो किसी भी स्टेज पे हो, जो उसमें प्लेसेस हैं उस मॉडल के अंदर, उसके अंदर जो नंबर ऑफ टोकन्स हैं वो फाइनाइट रहने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक मॉडल है, ये हमारे पास P1 है, T1 है, P2 और ये T2। इस तरह इसको हम P3 कह लेते हैं, इसको P4 कह लेते हैं, इसको हम T3 कह लेते हैं और इसको P5 कह लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इस मार्किंग से कि जिसमें हमारे पास P1 में इनिशियली एक टोकन मौजूद है। जब ये T1 फायर होगी तो ये टोकन यहां से रिमूव होगा और एक टोकन P2 में आ जाएगा और इसी तरह एक टोकन P4 में आ जाएगा। अब जब P2 में टोकन आया तो आप यहाँ पे देखें कि ये ट्रांजैक्शन T2 जो है ये फायर होगी और ये टोकन दोबारा यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब T1 फायर करवाते हैं हम तो फिर ये टोकन यहाँ से रिमूव होगा, एक कॉपी इसकी यहाँ पे आ जाएगी और एक कॉपी यहाँ पे आ जाएगी। दोबारा यही हम सीक्वेंस चलाते हैं, ये रिमूव होके दोबारा इधर आ जाएगा। तो जितनी दफा ये आपका लूप चलेगा P4 जो है उसमें नंबर ऑफ टोकन जो है वो उतने बढ़ते जाएंगे। अगर आप इसे n टाइम्स चलाते हैं तो P4 जो है इसमें n नंबर ऑफ टोकन हो जाएंगे। इसको आप इनफाइनाइट टाइम्स चलाते हैं तो P4 में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टोकन हो जाएंगे जो कि नहीं होने चाहिए। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि हमारे पास ये जो प्लेसेस होती हैं ये जिस भी रियल वर्ल्ड की एंटिटी को या जिस भी रियल वर्ल्ड के सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, वो जो रियल वर्ल्ड की एंटिटी है वो फाइनाइट होती है। जैसे लास्ट टाइम हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाली एग्जांपल देखी थी, तो उसमें हमारे पास कुछ प्लेसेस जो थी वो बफर को शो कर रही थी। तो आपको पता है ना बफर की जो कैपेसिटी होती है वो फाइनाइट होती है। इट मींस कि कोई भी प्लेस होगी उसके अंदर जो नंबर ऑफ टोकन्स होंगे वो बाउंड होंगे किसी एक नंबर से,
वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, के अप टू के तक हो सकती हैं। के जो है वो कोई भी आपका एक फाइनाइट नंबर है, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं होंगे। तो बाउंडेडनेस का क्या मतलब हुआ कि किसी भी मॉडल में किसी इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हुए कोई भी स्टेज ऐसी नहीं आनी चाहिए, कोई भी मार्किंग ऐसी नहीं आनी चाहिए जिसमें कि आपके पास किसी प्लेस में नंबर ऑफ टोकन्स जो हैं वो इनफाइनाइट हो जाएं या एक स्पेसिफिक वैल्यू से एक्सीड कर जाएं। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाउंडेडनेस। नेक्स्ट है हमारे पास लाइवनेस। लाइवनेस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है इन सिंपल वर्ड्स के आपके पास जो आपका मॉडल है उसके अंदर डेड लॉक नहीं आना चाहिए। यानी अगर आपने किसी मार्किंग M0 से स्टार्ट किया है तो कोई एक मार्किंग ऐसी नहीं आनी चाहिए कि जहां पे आपके पास कोई भी एक ट्रांजिशन फायर करने के लिए ना बचे, या कोई एक ऐसी स्टेज आ जाए कि जिस पे आप फर्दर कोई भी ट्रांजिशन जो है उसको फायर ना करवा सकें। तो वो हमारे पास एक डेडलॉक स्टेट क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी स्टेज जो है वो नहीं आनी चाहिए। इसकी अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मॉडल है, ये वाला। अब हम ये करते हैं कि हम ट्रांजिशन T1 को फायर करवाते हैं। जब ट्रांजिशन T1 फायर होगी तो क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास ये टोकन P1 से रिमूव होकर P2 के अंदर आ जाएगा। अब आप ये देखें कि जब ये टोकन P2 के अंदर आया तो ट्रांजिशन T3 जो है अब ये फायर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो इसकी दो इनपुट प्लेसेस हैं P2 और P3, P2 में तो हमारे पास टोकन है लेकिन P3 में हमारे पास टोकन नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई भी एक ऐसी ट्रांजिशन नहीं बची जिसको कि हम फायर करवा सकें। तो ये स्टेट जो है ये क्या है? ये डेडलॉक स्टेट आ गई है। तो लाइवनेस क्या हुई कि किसी भी मॉडल के अंदर किसी भी इनिशियल मार्किंग M0 से स्टार्ट करते हुए कोई भी एक मार्किंग ऐसी नहीं आनी चाहिए कि जहां पे आपके पास फर्दर कोई ट्रांजिशन ना बचे जिसको कि आप फायर करवा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आज के कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।